नमस्कार, स्वागत है आपका यूएस टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आप ये खास शो देख रहे हैं जिसमें हम दर्शकों की सवाल लेते हैं। लेकिन आज बाजार का मूड थोड़ा सा वोलेटाइल है और वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि आज है वीकली एक्सपायरी। 18,000 के सपोर्ट को हालांकि निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 18,013 का निचला स्तर है, वहां से 50 अंकों पर 18,063 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में करीब 125 अंकों के आसपास की नरमी है। और आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी शेयर जहां पर लगातार प्रेशर था वहां से थोड़ी बाइंग लौटी है और बाजार में वो एक चमकदार सेक्टर हम देख रहे हैं। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, नेस्ले, ये 4 शेयर निफ्टी के टॉप 4 गेनर्स की लिस्ट में आज शामिल हैं। लेकिन दूसरी ओर फाइनेंशियल्स में मूड थोड़ा सा खराब हो रहा है। बजाज फाइनेंस के जो Q3 के जो अपडेट्स आए हैं और वहां पर AUM ग्रोथ को लेकर यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं। ग्रोथ सुस्त हो रही है और उसकी बाजार को चिंता खाई जा रही है। करीब 7% नीचे है शेयर और बजाज फिनसर्व जो कि होल्डिंग कंपनी है वहां पर हम देख रहे हैं कि 5.5% के आसपास की गिरावट है। तो ये तरह बाजार का मूड। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से संकेत अभी भी फेवर में है। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि बराबरी का मामला है क्योंकि 1021 शेयर हैं इस वक्त हरे निशान में और उसके मुकाबले 960 शेयर हैं लाल निशान में। तो बाजार का मूड समझेंगे और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल चिंताएं बाजार के लिए हावी हो रही हैं, रिसेशन की बातें हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड में भी $78 के आसपास के भाव आ गए हैं। तमाम मेटल्स में नरमी है। तो ये भी समझेंगे कि संकेत किस तरह से निकल के आ रहे हैं और आपकी जो भी शेयरों पर सवाल है उसको भी शो में हम करेंगे शामिल। और आज हमारा रोज की तरफ फोन नंबर है 9167329108। इस पर आप फोन करके, SMS करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप ईटीवी स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर जाकर भी इजीली अपने सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ही हमारे खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और थोड़ी देर में SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी भी जुड़ जाएंगे। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटीवी स्वदेश पर। आज हम अविनाश जी देख रहे हैं थोड़े दायरे वाला ट्रेड आज भी है और ये दायरा बाजार के लिए काम कर रहा है, टूट नहीं रहा है। 18,000 से लेकर 18,200 वाला जो रेंज है उसमें काफी टाइम से फंसा हुआ है। इस बीच थोड़े से ग्लोबल टेंशन से अविनाश जी कहीं ना कहीं रिसेशन वाली बातें हो रही हैं। अब US फेड के जो मिनट्स है उससे भी ये संकेत साफ हो गए कि जब तक वहां पर इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होता है, रेट कट्स नहीं होंगे, उसको आप भूल जाइए। तो ये सब चीजें हैं। मेटल क्रैश हो रहे हैं, क्रूड में हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है। आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को और यहां से बाजार में आप सलाह क्या देंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, पहली बात तो कल जो FOMC के मिनट्स आ गए हैं, इन्होंने क्लियरली कहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक का जो साइकिल है वो जारी रहेगा क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन कंफर्ट लेवल तक आया नहीं है। आज शाम को जॉब का डेटा आने वाला है तो वो भी एक बड़ा संकेत रहेगा ओवरऑल US मार्केट्स के लिए। मेरे ख्याल से यूरोप में जिस प्रकार के कठिनाइयां अभी दिख रही है, रिसेशन काफी स्ट्रांगली लग रहा है वहां पे आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली इसी कारण से मार्केट्स थोड़ा बहुत अनसर्टन एरिया में है। रही बात फ्लोज की बात करें तो हमने देखा है कि लगातार FIs बिकवाली कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो खरीद रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो मार्केट्स को ऊपरी लेवल पे जाने के लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है। 18,250 और 18,300 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे लग रहा है कि 18,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये मार्केट मेंटेन करता है इन द नियर टर्म तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट होगा। रही बात ओवरऑल ट्रेंड की तो शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल रहेगा, ऊपरी लेवल पे मार्केट को जाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आप जरूर देखोगे क्योंकि 9 तारीख से तो TCS के नंबर्स आएंगे, बाद में तिमाही थर्ड क्वार्टर रिजल्ट भी शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए क्योंकि अभी कमेंट्री आएगी, आउटलुक आएगा, तो ये सारी बातें मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्व करेगा। तो डेफिनेटली इन द नियर टर्म मार्केट्स थोड़ा सा एक इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नरम रहेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके ब्रॉडर मार्केट में आपको काफी मिलने की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल। तो स्टॉक स्पेसिफिक मौके काफी मिलेंगे। इंडेक्स में शायद इतना मौका ना मिले लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी रहेगा क्योंकि अब तीसरी तिमाही के नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके चलते यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आप बनाकर चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से प्रदीप जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। प्रदीप जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार नमस्कार। मेरा सवाल है कि 2610 पर मेरे पास रिलायंस के 200 क्वांटिटी मैंने बाय किया हुआ है। ये आपने कितने समय के लिए लिया हुआ है प्रदीप जी? 1 मंथ के लिए।
ठीक है, तो ट्रेडिंग का नजरिया है इनका, शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्होंने रिलायंस लिया हुआ है। हालांकि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शेयर अच्छा है, समय दे सकते हैं इसको, बट क्योंकि 1 महीने का ही समय है इनके पास। क्षितिज, आपसे राय जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, 18 आवर स्वदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो रिलायंस या इस स्टॉक में इनका ट्रेडिंग का नजरिया है और 1 महीने का ही समय दे सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक में इनको हल्का नुकसान हो रहा है इस वक्त, 2610 पर इन्होंने खरीदारी की हुई थी स्टॉक में। अभी क्या करना चाहिए रिलायंस में, लेवल्स क्या देख रहे हैं आप? जी वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रिलायंस की बात करें तो चार्ट कुछ खास पॉजिटिव फिलहाल नहीं निकल के आ रहे हैं। स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में दायरे में घूमता दिखाई दे रहा है। डाउन साइड की बात करें तो स्टॉक बार बार 2500 के लगभग सपोर्ट लेता है, ऊपरी स्तरों में 2600 के लगभग एक बार सेलिंग आ जाती है। देखिए चार्ट इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मैं इनको सलाह देना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है और 2610 के आसपास लिया है। फिलहाल स्टॉक अपने अहम सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2520 2500 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इनको सलाह रहेगी कि 2495 का एक स्ट्रिप स्टॉप लॉस फॉलो करें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, बिकॉज मुझे लगता है जो पिछली बार सपोर्ट स्टॉक ने बिल्डअप किया था 2495 के नीचे एक बार फिसलेगा तो वहां पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा बढ़ता दिखाई देगा। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 2495 का एक स्टॉप लॉस हो जाऊंगा मैं। तो 95 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस के शेयर में बने रहने की सलाह है। पंजाब से वरुण हमारे साथ हैं। वरुण नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? जी गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर, मेरे पास एनएमडीसी के 4000 शेयर है, 102 रुपये 85 पैसे। 102 रुपये 85 पैसे पर प्रति शेयर तकरीबन 20 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है वरुण को। अविनाश जी, एनएमडीसी पर आपसे राय चाहेंगे। हालांकि देखिए ऊपरी स्तर से अगर देखेंगे तो ये शेयर 1.25 तक गया था, वहां से तकरीबन 50-55 रुपए नीचे है, लेकिन नीचे से जोड़ेंगे तो 25-30 रुपए ऊपर है। हालांकि हम देख रहे हैं कि ये मेटल की जो मांग है उसको लेकर कहीं ना कहीं चीन से जो खबरें आ रही हैं उस पर कितना यकीन करें भगवान जाने। लेकिन हाल फिलहाल थोड़ी सी हमने टेंशन देखी है, प्रॉफिट टेकिंग भी देखी ऊपरी स्तरों से मेटल में, और ये सुझाया जा रहा था कि इन्वेस्टमेंट्स की बजाय मेटल्स ट्रेडिंग के लिए ठीक है। एनएमडीसी पर आपका क्या व्यू होगा, और खासतौर से हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी आयरन ओर का मेजर प्लेयर है और चाइना अगर मेटल मार्केट में एंटर करती है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आयरन ओर की कीमतें भी बढ़ेंगी। इनफैक्ट आयरन ओर की कीमतें बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एनएमडीसी पे आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में एक अच्छी बढ़त इन्वेस्टर ने देखी है। 102 रुपये वाला इनका कॉस्ट का जो एनएमडीसी है वो 122-23 में इनको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये कहना मुश्किल है कि चाइना कब मार्केट में एंटर करेगा, लेकिन अगर ये चाहे तो कम से कम 25-30% ये मुनाफा वसूल कर सकते हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि मेटल काउंटर ज्यादातर ट्रेडिंग के लिए ही अभी उपयुक्त है। लॉन्ग टर्म का व्यू लेने के लिए मुझे लग रहा है कम से कम 1 या 2 महीने का एक क्लियर ट्रेंड देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी में 50% अगर ये होल्ड करते हैं, 50% बुक करते हैं तो इनके लिए मुनाफा भी मिलेगा, प्लस आगे आने वाले दिनों में अगर मेटल मार्केट सुधरता है तो इनको डेफिनेटली आगे की चाल भी पकड़ने को मिलेगी। तो ये राय रहेगी, पार्टली प्रॉफिट बुक करें और पार्टली पोजीशन होल्ड करें। ओके, ठीक है, तो पार्टली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप एनएमडीसी में, ये राय आपको दे दी गई है, और उसके बाद होल्ड भी कर सकते हैं स्टॉक को। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल आया है संतोष जी का। इनका सवाल है आईआरसीटीसी पर 50 शेयर्स इन्होंने 785 के भाव पर लिया हुआ है। हाल ही में हमने देखा, 1 महीने पहले की बात है, आईआरसीटीसी फोकस में भी था, कंपनी का ओएफएस भी आया था, और उसके बाद से हम देख रहे हैं इनका जो खरीद है वो काफ़ी हाई लेवल्स पर दिखाई दे रही है। 785 पर इन्होंने लिया है, तब से स्टॉक में गिरावट ही है, और इस वक्त देखिए 634 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्षितिज, आपकी क्या राय होगी आईआरसीटीसी में? नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है इस वक्त, इनके लेवल्स कब तक दिखेंगे? व्यू क्या बन रहा है आपका स्टॉक पर? जी बिल्कुल, देखिए आईआरसीटीसी की बात करें तो काफी ज्यादा ऊपरी स्तरों पे ले लिया, 780 785 के भाव के आसपास है, और अभी स्टॉक फिलहाल 635 के लगभग ट्रेड कर रहा है। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर फिलहाल यहाँ पे कुछ ज्यादा डाउनसाइड की तो उम्मीद यहाँ पे नहीं करूंगा मैं, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक काफी ज्यादा फिसल चुका है ऊपरी स्तरों से, और अभी स्टॉक अपने अहम लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख पा रहा हूँ मैं चार्ट के ऊपर 620 630 के जोन में। तो मेरी सलाह रहेगी कि देखिए 785 के भाव आने में तो काफी समय लग जाएगा, आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा स्टॉक के साथ। ओवरऑल सेटअप
जो नेगेटिव था, मुझे लगता है नेगेटिविटी अभी स्टॉक के अंदर खत्म हो गई है। स्टॉक ने अच्छा बेस बिल्डअप कर लिया है। तो आपको सलाह दूंगा, जब तक स्टॉक 600 रुपए के ऊपर होल्ड ऑन कर रहा है, आप स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। आने वाले समय में स्टॉक में एक टेक्निकल बाउंस देखने को मिलेगा 670 से 680 के जोन में। वहां पे स्टॉक को एक बार रिव्यू करिएगा, लेकिन आपके भाव आने में थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है आपको 2 से 4 महीने भी लग जाए स्टॉक के साथ 780 790 के भाव देखने में। फिलहाल सलाह रहेगी 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक के अंदर बने रहिए। ठीक है, 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आईआरसीटीसी के शेयर में बने रहने की सलाह है। पिछले साल सभी के सभी रेलवे शेयर चले आईआरसीटीसी को छोड़कर। हालांकि निचले स्तर से बाइंग आई थी, लेकिन अगर हम पूरे साल में जोड़ेंगे तो करीब 25% नीचे रहा ये शेयर। कानपुर से सचिन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सचिन नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर। सर मेरे पास महाराष्ट्र सीमलेस है जी। 820 के रेट का। 820 के रेट का कब के होल्डिंग? हाँ, मतलब स्प्लिट होने से पहले क्या? अभी तो वो स्प्लिट हो गया है, अभी 400 समथिंग का रेट है। मतलब 400 समथिंग, 410 का मेरा एवरेज पड़ा, अभी 300 समथिंग है उसका रेट। ठीक है, 400 के आसपास की आपकी एवरेज प्राइस है। ये स्प्लिट के पहले का है, तो आपके पास एक के बदले 2 शेयर आ गए। तो अब उस हिसाब से जोड़ेंगे तो फिर भी आपके भाव से थोड़ा सा नीचे ही है ये शेयर। महाराष्ट्र सीमलेस आपसे जाना चाहेंगे अविनाश जी। हालांकि अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो शेयर ये ठीक ही कहेंगे इसको, लेकिन अब इसके बिजनेस में आपको कितना दम दिख रहा है और क्या इसमें निवेशित रहना ठीक होगा? इनफैक्ट अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए, महाराष्ट्र सीमलेस एक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है सीमलेस पाइप्स में, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर को केटर करती है। और इनका प्लांट काफी पुराना है, काफी पुराने प्लेयर इस मार्केट में है। तो मैं समझता हूँ कि इनका कैपिटल कॉस्ट भी बहुत कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी ऑर्डर बुक काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है, और मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल में अच्छी खासी अपसाइड बिजनेस में आने की उम्मीद रहेगी। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12 से 18 महीने का है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि काफी समय के बाद अभी स्टील के जो कीमतें हैं वो थोड़े से मॉडरेटली नीचे आ गए। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट में इनको डेफिनेटली थोड़ी सी मदद मिलेगी। बट ओवरऑल ऑर्डर बुक जिस प्रकार से बढ़ी है, इसका बेनिफिट कंपनी को जरूर मिलेगा। बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक एक छोटे दायरे में चले, बट 12 to 18 मंथ में ये होल्ड करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड इससे काफी अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा मिल सकता है आने वाले समय के लिए। ये राय आपको महाराष्ट्र सीमलेस और अन्य शेयरों पर दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब ट्विटर पर सवाल आया है। पुणे से विनायक जी का सवाल है इनका। संवर्धना मदरसन का शेयर है इनके पास, 202 शेयर्स इन्होंने 99 के लेवल्स पर लिए हुए हैं इस स्टॉक को, और इस वक्त इनको भी नुकसान ही हो रहा है। नुकसान 5000 के आसपास का है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं स्टॉक इसी रेंज के आसपास ही कारोबार कर रहा है। इन्होंने भी गिरावट में एंट्री लेने की कोशिश की इस उम्मीद में कि स्टॉक यहां से चलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और स्टॉक में लगातार हम देख रहे हैं एक दबाव ही देखने को मिल रहा है पिछले काफी समय से। क्षितिज, क्या व्यू बन रहा है आपका इस स्टॉक पर? जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक की अगर हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करें तो आपने बिल्कुल सही यहाँ पे सही पॉइंट आउट किया। स्टॉक में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला बीते कई हफ्तों में, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी भी देखी है। डाउन साइड में स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बिल्डअप कर लिया 65 67 के जोन में। तो मुझे यहाँ पे चार्ट की तरफ से जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो ये है कि डाउन साइड तो स्टॉक में मुझे फिलहाल लिमिटेड दिखाई दे रही है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 75 74 के जोन में। मुझे लगता है स्टॉक जब तक 65 से 67 के जोन में अपसाइड डाउनसाइड को होल्ड करता है, यहाँ पे टेक्निकल बाउंस स्टॉक में आने वाले सेशंस में दिखा रहेगा। देखिए एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, टेक्निकली थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पे जरूर ले लिया, बट मुझे लगता है आने वाले सेशन में स्टॉक 82 से 84 की तरफ जल्दी मूव कर सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि 65 के स्टॉप लॉस से स्टॉक के अंदर बने रहे। ऊपरी स्तरों पे 82 पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 86 की तरफ स्टॉक धीरे धीरे मूव कर जाएगा। तो स्टॉक के अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, संवर्धन मदरसन शेयर में बने रहने की सलाह है। अविनाश जी, एक फंडामेंटल आपसे चेक चाहेंगी। संवर्धन मदरसन चर्चा बहुत होती है, लेकिन पिछले साल काफी निराश किया शेयर ने। 75 रुपए के आसपास का फिलहाल इसमें भाव है। क्या इस साल इसमें किसी को अगर पैसे लगाने हो तो आप सलाह देंगे? क्या सही भाव पर शेयर है अभी? देखिए, मुझे लग रहा है कि संवर्धना मदरसन का जो बिजनेस है वो डोमेस्टिक मार्केट में तो है ही, लेकिन इनका बड़ा एक्सपोजर यूरोप में भी है।
इनके काफ़ी सब्सिडरीज यूरोप में काम करते हैं, तो हो सकता है कि इस साल दैट इज़ FY23 के लिए थोड़े से चैलेंजेस कंपनी को फेस करने पड़े। आने वाले साल में होपफुली यूरोप में अगर कोई रिकवरी आती है या पॉजिटिव टेलविंड्स आते हैं, तो ही आपको एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालाँकि देखिए डोमेस्टिक मार्केट में इनके सारे बड़े कस्टमर हैं, बट एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डेफिनेटली चिंता है। तो जिनका ऑलरेडी पोजीशन है वो होल्ड करें, बट फ्रेश खरीदारी मैं कहूँगा कि आप कम से कम दिसंबर या मार्च के क्वार्टर का इंतजार करें, क्योंकि डेफिनेटली नंबर्स जो यूरोप के आएंगे वो थोड़े से कमजोर आने की उम्मीद है। तो होल्ड करें, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा समय रुकना शायद ठीक रहेगा। ठीक है, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा इंतजार आप कर लें संवर्धन मदरसन में। आगे बढ़ेंगे, ठाणे से नवीन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नवीन नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार, नवीन बोरीचा बोल रहा हूँ ठाणे से। जी सर, मेरे पास फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर है, 18 रुपया बाइंग प्राइस है और क्वांटिटी 5000 है। फ्यूचर कंज्यूमर मेरा कब तक ये प्राइस आ सकता है? और फ्यूचर कंज्यूमर आपके पास है या फ्यूचर रिटेल है आपके पास? नया बाइंग। हाँ जी नवीन, आपके पास फ्यूचर रिटेल है या कंज्यूमर? फ्यूचर कंज्यूमर। फ्यूचर कंज्यूमर, हाँ ठीक है। फ्यूचर रिटेल का भाव तो 3 रुपए है, लेकिन फ्यूचर कंज्यूमर का जो भाव है वो है 1.5 रुपए के आसपास। अविनाश जी, रेजोल्यूशन वाली ये कंपनियां हैं फ्यूचर ग्रुप की, भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है। उम्मीद अभी भी है कुछ लोगों को कि क्या पता शायद एक जो संभावना होती है करिश्मे वाली, उसकी उम्मीद में लोग शेयर को होल्ड करके बैठते हैं। 5000 की क्वांटिटी भी है, 18 रुपए के भाव पर है, और कहीं ना कहीं सोच यही रही होगी कि अब तो 18 रुपए का हो गया है, अब क्या गिरेगा देख लेते हैं। और ये शेयर देखिए 1.5 रुपए का हो गया अभी। पहले तो आप ये बताइए कि इसका भविष्य क्या है, इस कंपनी का क्या करना चाहिए जिसके पास है? क्या वो निकल जाएं, बेच दें, भूल जाएं, नुकसान सह लें? और ऐसे लोगों को भी गाइड कीजिए जो भाव देख के कई बार कंपनियों में कूद जाते हैं, शेयर खरीद लेते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर कंज्यूमर एक ऐसी कंपनी है जो कर्जे में बहुत ज्यादा डूबी है, और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ओवरऑल लीवरेज बैलेंस शीट पे इतना ज्यादा हो गया था कि इनके लिए अभी इस डेट ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल वाली बात लग रही है। इन्होंने 18 रुपए में शेयर लिया है, अभी शेयर का भाव करीबन 3-3.5 रुपया है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ऐसे शेयर में कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आना और इनकी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइस निकल जाना बहुत मुश्किल वाली बात लग रही है, क्योंकि ओवरऑल अभी सभी को पता है कि फ्यूचर ग्रुप अपने एसेट्स बेचने के बारे में सोच रही है। कहीं से भी अपना कर्जा कम करने के लिए वो एसेट स्ट्रिपिंग का उपयोग कर रही है। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए अगर होपफुली ये कोई बड़ा ग्रुप या कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें एक्विजिशन या टेक ओवर भी करता है, तो निवेशकों को यहाँ से कुछ ज्यादा मिलेगा ऐसी उम्मीद नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें से निकल जाइए, लॉस बुक कर लीजिए और कोई दूसरे विकल्प में आप पैसा डालिए। दूसरे जो सेक्टर्स है, कंपनीज है जहाँ पे मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बनेगा, उसमें प्राइवेट बैंकिंग है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, कैपिटल गुड्स है। तो ये जो सेक्टर्स और सेगमेंट्स है वहां पे हो सकता है इन्वेस्टर अपना थोड़ा सा पैसा रिकवर कर ले। लेकिन ऐसी कंपनीज में मेरी एक ही राय रहेगी कि प्राइस देख के आप निवेश मत करिए। इस कंपनी का लिवरेज, इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, ये सारी बातें आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जमाने में ये बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी कर्जा ज्यादा होने के कारण इस कंपनी में अभी कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़ा कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लग नहीं रहा है। तो सजेशन इज एग्जिट द काउंटर एंड गेट इनटू समथिंग बेटर, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फ्यूचर में अच्छी कंपनी से एग्जिट करने की सलाह है फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर से या फिर फ्यूचर रिटेल के शेयर से। फ्यूचर कंज्यूमर हम देख रहे हैं कि अभी भी करीब करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। अविनाश जी, ये बताइए कि अगर मान लीजिए इसका रेजोल्यूशन हो भी जाता है, कोई कंपनी ले भी लेती है, कंपनी के पास एसेट्स क्या हैं, अभी जो बिजनेस जो बचा है वो किस तरह का है, इस पर थोड़ी सी आप जानकारी दे पाएंगे? मुझे लग रहा है कि फ्यूचर कंज्यूमर में अच्छे ब्रांड्स हैं। इनके पास नॉट ओनली ये जो रिटेल माल का बिजनेस है, लेकिन इनके पास काफी फूड प्रोडक्ट्स के, स्नैक आइटम के ब्रांड्स इन्होंने खरीदे। तो ये सारे ब्रांड्स अभी भी फ्यूचर कंज्यूमर में मौजूद है। सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टर इसमें आता है, नई कंपनी लेती है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी एक होप की रैली बढ़ेगी। बट उसके बाद जो पुराने शेयर होल्डर्स है उनको फिर भी काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस बिजनेस में कर्जा ज्यादा है, कैश फ्लो नेगेटिव है, ऐसे बिजनेसेस को टर्न अराउंड करने में काफी समय लगता है। तो वैल्यू तो है, बट एट दिस लेवल रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि अगर कोई डील बनती नहीं है, अगर कोई निवेशक इन्वेस्टर या कोई बड़ी कंपनी इनको टेक ओवर नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में अगले 2-3 क्वार्टर्स में तो लॉसेस और भी बढ़ेंगे।
और उसके बाद तो मेरे ख्याल से शेयर की प्राइस और भी कम होने की संभावना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा रिस्की बेट होगा जो लोग इसमें खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस शीट पूरी तरह से खराब हो चुकी है और कैश फ्लो नहीं है, तो कंपनी कभी भी मेरे ख्याल से अपने ऑपरेशंस बंद भी कर सकती है। ठीक है, फ्यूचर कंज्यूमर को लेकर ये व्यू। तो कंज्यूमर शेयरों की बात हो रही है, लेकिन आज बाजार में अगर कोई सेक्टर चल रहा है तो वो है कंज्यूमर स्पेस ही। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, नेस्ले, ये है निफ्टी के टॉप गेनर्स। 3% के आसपास की तेजी है ब्रिटानिया में। अभी अभी Q3 के बिजनेस अपडेट्स आए हैं गोदरेज कंज्यूमर के, यानी कि GCPL के, और उन्होंने कहा है कि जो Q3 में जो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा वो लो सिंगल डिजिट में रहेगा। लो सिंगल डिजिट मतलब कि आप उम्मीद ये कर सकते हैं कि 3 से 5% वाली कैटेगरी में इसका वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है। लेकिन जो सेल्स ग्रोथ इन्होंने बताया है वो डबल डिजिट में, यानी कि 10% से ऊपर रहने की इन्होंने उम्मीद जताई है। वैसे हम देख रहे हैं कि ये तमाम आज कंज्यूमर शेयरों में तेजी है। गोदरेज कंज्यूमर, अविनाश जी आपका क्या भी होगा? और हम देख रहे हैं कि FMCG में जो फिर से एक्शन लौट रहा है, थोड़े से म्यूटेड परफॉर्मेंस थे पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान, आज अच्छी रौनक है, वहां पर कहीं नजर है आपकी? नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि ये जो लो सिंगल डिजिट ग्रोथ का इन्होंने एस्टिमेट दिया है, वो मेरे ख्याल से काफी दूसरे FMCG कंपनीज भी दे रहे हैं। जैसे कि लीवर ने भी अपना बिजनेस कमेंट्री में कहा है कि इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो लो सिंगल डिजिट में होगा, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ विल बी इन डबल डिजिट। तो उसका मतलब प्राइसेस के हिसाब से इनको अच्छे रियलाइजेशंस मिले। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए एक क्वार्टर का नंबर देख के कोई अनुमान लगाना ये कंपनी के लिए ठीक नहीं रहेगा, बट अगर लंबी अवधि के लिए बात करें तो मुझे लग रहा है कि गोदरेज कंज्यूमर काफी वेल पोजिशन्ड है। अगले साल होपफुली रूरल डिमांड पिकअप होती है और कंजम्पशन का जो आइटम है वो पॉसिबली एक प्री इलेक्शन ईयर में हम देखते हैं कि ज्यादा ऑफटेक होता है, तो FY24 डेफिनेटली अच्छा रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कमजोरी अगर आती है तो मैं तो उसको खरीदने की राय दूंगा। थोड़ा सा 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम कोई रखता है तो अच्छी खासी बाउंस बैक और अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने की अपेक्षा रहेगी। ठीक है, तो ये राय आपको GCPL में दे दी गई है। अभी कुछ ही देर पहले कंपनी के तीसरी तिमाही के अपडेट भी आया है, जिसमें कि कंपनी की बिक्री बढ़कर अब डबल डिजिट में आ चुकी है। स्टॉक अब 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से, सुरेश जी। सुरेश जी नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। मैडम, मेरे पास सुबेक्स लिमिटेड के हैं 4700 शेयर्स। कितना समय दे सकते हैं आप सुरेश जी इसको? मैडम, मैंने 1 साल से ले रखा है, अभी 1 साल और रखना है तो अभी मुझे कोई इश्यू नहीं आएगा। नुकसान भी काफी हो रहा है आपको। हालांकि अभी स्टॉक में 2.5% की तेजी आई है, देखना होगा किस वजह से आई है। कुछ न्यूज बेस्ड एक्शन है। ये एक टेलीकॉम एंसिलरी कंपनी है और इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। 1 साल से इन्होंने भी होल्ड किया हुआ है, कुछ फ़ायदा मिला नहीं, और स्टॉक में हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में करीब 34% की गिरावट भी आई। हालांकि बीच में कुछ हाल आया था लेकिन वो टिका नहीं और वापस से स्टॉक अब 34 के लेवल के पास दिखाई दे रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका क्षितिज सुबेक्स में? आज वैसे 2% ऊपर है, कोई उछाल अगर दिख रहा है इनको निकल जाने की राय देंगे या फिर और तेजी के लिए रुके रहे हैं स्टॉक में, क्योंकि पिछले 1 साल से होल्ड कर रहे हैं और इनके लेवल्स तो अभी तक इनको मिले नहीं हैं। अभी क्या करें शेयर पर? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर सुबेक्स की बात करें तो 2021 में स्टॉक लगभग 70-75 रुपए के लगभग यहाँ ट्रेड होता था और वहां से काफी ज्यादा स्टॉक फिसला है। डाउनसाइड की बात करें तो स्टॉक ने इनफैक्ट 18 रुपए के लेवल भी यहाँ पे टेस्ट करते दिखाई दिया है। हालांकि वहां से रिकवरी तो आई है स्टॉक में, और अभी करंट लेवल की अगर हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, स्टॉक ने एक अच्छा स्टॉक ने एक सपोर्ट बिल्डअप कर लिया है, एक अच्छा बेस बिल्डअप कर लिया है और आज स्टॉक अपने सभी बड़े मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है, विच एक्चुअली पॉइंट्स टुवर्ड अ फर्दर अपसाइड इनटू द प्राइसेस। तो यहाँ से थोड़ी सी और तेजी की मैं यहाँ पे आशा करूंगा स्टॉक में देखने को मिल सकती है। डाउनसाइड की बात करें तो स्टॉक जब तक 30 रुपए के ऊपर होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे एक टेक्निकल बाउंस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 35 के आसपास, तो 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। अपसाइड की बात करें तो स्टॉक में जो इमीडिएट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो है स्टॉक में 44 से 46 के लेवल्स। एक बार स्टॉक उन लेवल्स के आसपास आपको बाउंस में मिलता है तो वहां पे एक बार मैं आपको सलाह दूंगा कि रिव्यू कर लीजिएगा स्टॉक को, बिकॉज बहुत बड़ी अपसाइड तो फिलहाल नहीं दिख रही है। ये टेक्निकल बाउंस की मैं बात कर रहा हूं, तो 30 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहे। अपसाइड मुझे लगता है 46 तक स्टॉक यहाँ पे मूव कर सकता है।
राइट तो नुकसान तो काफी हो रहा है आपको इस स्टॉक में। बने रहिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर की तरफ 45-46 के लेवल्स दिख सकते हैं, चार्ट्स पे वो दिखाई दे रहा है। तो जब वो लेवल्स आते हैं तो या फिर रिव्यू कर लीजिए या फिर निकल जाने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक से। कि एक सीमित रेंज वाला ही कारोबार है। 18,000 के स्तर को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। 12-13 अंकों के आसपास की मामूली गिरावट है। निफ्टी बैंक है अब 200 अंक नीचे। थोड़ा वोलेटिलिटी वहां पे अमूमन ऐसी होती भी है और हम देख भी रहे हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर हैं। 5 से 7% के आसपास की गिरावट यहां पर हम देख रहे हैं। कंज्यूमर वाले जो शेयर है वहां पर आज जरूर थोड़ी सी बाइंग हो रही है। चलिए अगले दर्शक को जोड़ेंगे। गुलशन अरोड़ा का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है ग्लैंड फार्मा के 100 शेयर 1700 रुपए के भाव के आसपास। ग्लैंड फार्मा 1780 की खरीद है अविनाश जी, और 1584 यानी कि प्रति शेयर इनको 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले महीने खबरों में भी कंपनी काफी रही, हालांकि काफी टाइम से इसका मूड खराब ही है। और हम ऊपरी स्तरों से अगर देखेंगे 4,000 रुपए से ऊपर के प्राइसेस थे, अब 1,500 का शेयर रह गया है। कैसा भविष्य दिख रहा है इसका आपको? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि पहले तो इनका प्रमोटर चाइनीज है। दूसरी बात, नंबर्स पिछले 2 क्वार्टर से बहुत ही खराब आ चुके हैं। इनफैक्ट स्टॉक में एक थोड़ी सी तेजी इसलिए आई थी क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स है वो अपना स्टेक बेच के कोई इंडियन कंपनी को बेचने की बातें चल रही है। तो उस समय स्टॉक थोड़ा सा चल तो चुका था, लेकिन इसके बाद इस रिपोर्ट को कंपनी ने कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी भी ओवरऑल ग्लोबल एपीआई मार्केट में प्राइसेस जो है वो वीक चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रेशर है, मार्जिन प्रेशर है, वो शायद आपको दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म नजरिया अगर इन्वेस्टर का है तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद ना करे। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू ले तो मैं समझता हूँ कि होपफुली नेक्स्ट ईयर, दैट इज 24 में, मार्च अप्रैल के बाद एपीआई के प्राइसेस थोड़े से ग्लोबली स्टेबलाइज होते हैं तो इस कंपनी को जरूर फायदा होना चाहिए। और हाल ही में इन्होंने जो शेयर पे जो प्राइस पे खरीदा है, इनका नुकसान करीबन 150-200 रुपया है। तो ये थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रख के यहाँ पे होल्ड करें। हालांकि इसका जो पॉजिटिव है वो आपको अगले साल ही प्ले आउट होने को लगेगा। अगले 1-2 क्वार्टर्स काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं। ठीक है, ग्लैंड फार्मा को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए अब लेकर आएंगे आपके लिए कमोडिटी की ABCD। और कमोडिटी की ABCD लेकर रोज की तरह विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए आज क्या खास है इस सेगमेंट में? देखिए, हमने इंडिकेटर्स बताया, कमोडिटी में आपको एंट्री कैसे करनी है, गोल्ड का बताया। आज चांदी की बात करते हैं। तो चांदी पे MCX पे सबसे ज़्यादा चांदी की ट्रेडिंग होती है। 3 कॉन्ट्रैक्ट MCX पर मौजूद है। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस का विकल्प 2 कॉन्ट्रैक्ट में है और फ्यूचर्स के 3 कॉन्ट्रैक्ट में विकल्प है। चांदी का बेस कॉन्ट्रैक्ट जिसका लॉट साइज 30 kg का है, सिल्वर मिनी है जिसका 5 kg का लॉट साइज है, सिल्वर माइक्रो है जिसका 1 kg का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। अब बात करते हैं इसमें मार्जिन कितना लगेगा अगर आप ट्रेड करने जाते हैं। सिल्वर 30 kg के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में तो आपको 2.5 लाख रुपए शुरुआती मार्जिन तकरीबन देने होंगे। बाकी उतार चढ़ाव के हिसाब से मार्जिन घटबढ़ होते रहेंगे। सिल्वर मिनी 5 kg के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं तो शुरुआती मार्जिन 40 से 42 हज़ार रुपए के आसपास जाएगा। फिर आगे आपको उतार चढ़ाव के हिसाब से मार्जिन में बदलाव होते रहेंगे। सिल्वर माइक्रो 1 kg का कॉन्ट्रैक्ट है, 8,000 रुपए के आसपास शुरुआती मार्जिन में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 1 रुपए अगर सिल्वर की कीमतों में बदलाव होता है तो आपका नफा नुकसान कितना होगा ये समझ लीजिए। सिल्वर 30 kg में आपके पास पोजीशन है, अगर 1 रुपया सिल्वर के भाव में बदलाव हुआ यानी 30 रुपए आपको फायदा या घाटा होगा। मिनी में 5 रुपए आपको घाटा होगा 1 रुपए के बदलाव पर, और माइक्रो में 1 रुपए का घाटा या फायदा होगा 1 रुपए के बदलाव पर। अब नफा नुकसान की बात करते हैं। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हैं फ्यूचर्स में। जहां पर तेजी की उम्मीद लग रही है तो लॉन्ग पोजीशन बना ले, मंदी की उम्मीद लग रही है तो शॉर्ट पोजीशन बना ले। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कम पैसे में ही मुझे ट्रेड करना है तो प्रीमियम ले ले, कॉल ऑप्शन खरीद ले, तेजी आ गई चांदी में तो फायदा होगा। पुट ऑप्शंस खरीद ले प्रीमियम देकर तो यहाँ पर गिरावट पर फायदा होगा। तो ऐसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं MCX चांदी में, जहां पर आपके पास 3 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सिल्वर ट्रेडिंग में नफा नुकसान कैसे ट्रेड करें उसकी पूरी की पूरी पाठशाला विश्वमोहन ने आपको
समझा दिए। शुक्रिया विश्वमोहन इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे, पंजाब से रणवीर का सवाल लेंगे जो कि आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के 33 शेयर 2666 रुपए के भाव पर 2425 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तरों से हमने काफ़ी ज़्यादा इसको फिसलते हुए देखा और पिछले 6 महीने अगर हम क्षितिज बात करें तो इस शेयर के लिए अच्छे रहे नहीं हैं। अब 2500 रुपये से नीचे के भाव हैं। चार्ट्स डेफिनेटली आपको कमज़ोर ही लग रहे होंगे, लेकिन ये बताइए कि आप क्या सलाह देंगे इस शेयर को लेकर, और किसी के पास अगर है तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा के रखे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर हम गैलेक्सी सर्फेक्टेंट की बात करें तो स्टॉक ने काफी ज्यादा डाउनसाइड देखा है। ऊपरी स्तरों पे ट्रेड किया करता था, लगभग 3400-3300 के जोन पे ट्रेड किया करता था और अब फिसल के स्टॉक 2400 के जोन में आ चुका है। यहाँ पे स्टॉक में देखिए अगर मैं ब्रॉडर चार्ट्स की बात करूं तो काफी अहम सपोर्ट यहाँ पे लाई करते हैं स्टॉक के 2420, 2400, 2380। देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स कैन बी सीन ऑन टू द चार्ट्स, बट देखिए चार्ट्स इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हालांकि स्टॉक तो सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल इनको मैं सलाह दूंगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया काफी अहम सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक फिलहाल है 2420, 2425 के आसपास। यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 2350 के नीचे। रिस्क यहाँ पे छोटा ही है तो 2350 के नीचे, बिकॉज अगर यहाँ से फिसलता है तो फर्दर डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो 2350 के लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस में मेंटेन करने की सलाह दूंगा फिलहाल। ओके, ये गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स पर आपको दे दी गई है। चलिए अब आप व्हाट्सएप पर पंकज जी का सवाल आया है। पोकर्ण स्टॉक है इनके पास, 100 शेयर्स 500 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ और इस पर देखिए 416 के पास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, जैसे कि हम चार्ज देख पा रहे हैं हाल फिलहाल में काफ़ी चला है ये स्टॉक। अगर एक हफ्ते की ही बात कर ले तो करीब 36 अंक की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। हालांकि इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तर पर ले लिया था, इस वजह से इनको स्टॉक में नुकसान हो रहा है। क्षितिज वॉल्यूम्स तो ज़्यादा नहीं है स्टॉक में, मार्केट कैप भी छोटा है, छोटी कंपनी है। कंपनी ट्रैक करते हैं आप, कैसी लग रही है आपको कंपनी, और इनको जो नुकसान हो रहा है कब तक आप देख रहे हैं, इनके लेवल्स कब तक देखने को मिलेंगे स्टॉक में? देखिए मुझे यहाँ पे खरीद भाव है 500 रुपए का, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 416 रुपए के लगभग। ऑलरेडी यहाँ पे 100 रुपए के डाउन साइड ऑलरेडी यहाँ पे आपके भाव के नीचे चल रहा है स्टॉक। एक टेक्निकल बाउंस तो जरूर देखने को मिल रहा है पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करें, और यहाँ पे मुझे लगता है जो टेक्निकल बाउंस है 1 से 2 दिन में स्टॉक कैरी कर सकता है अपसाइड में। लेकिन फिलहाल ब्रॉडर स्ट्रक्चर इतने कुछ खास पॉजिटिव नहीं है स्टॉक में। अपसाइड में अगर आपको 450 के भी भाव दिखते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कुछ ना कुछ पोजीशन अपनी यहाँ पे ट्रिम कर लीजिए, बिकॉज ब्रॉडर चार्ट्स इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ऊपरी स्तरों पे एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर माउंट होता दिखाई दे सकता है। अगर फिर भी आपको पोजीशन होल्ड करनी है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं आपको सुझाऊंगा डाउन साइड में 370 रुपए का। 370 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पोजीशन को आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया अपसाइड में 450 के भाव देखने को मिलेंगे, तो वहां एक बार रिव्यू कर लीजिए या फिर पोजीशन को अपना एक बार बुक करके निकल जाए स्टॉक में से। ठीक है, 370 के स्टॉप लॉस के साथ पोकरना में बने रहने की सलाह है। 450 रुपए तक के भी भाव इसमें आने की संभावना है। मुंबई से इस्माइल का सवाल लेंगे। इस्माइल जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार, मेरे पास आर्चिन केमिकल इंडिया जो अभी आईपीओ आया था ना जी, आईपीओ के भाव क्या आपके पास है? 407 का भाव है आईपीओ, परफेक्ट, ठीक है। तो है तो मैं लॉन्ग टाइम रख सकता हूँ, लेकिन कितने का क्या करना है उसके बारे में। और दूसरा क्या रेटिंग का है, 120 शेयर है 498 के भाव में। के रेटिंग की 120 शेयर 498 रुपीज के भाव पर यहाँ भी प्रॉफिट है। इस्माइल जी बहुत बधाई आपको कि आपको आईपीओ में शेयर लगे भी, उसके बाद ये शेयर चला भी अर्चियन केमिकल्स का। अविनाश जी आपसे राय लेंगे। अर्चियन केमिकल्स 2 महीने बमुश्किल हुए होंगे इसको लिस्ट हुए आई होप, और हम देख रहे हैं कि ये शेयर 550 रुपये के आसपास पहुंच गया है। 407 की इनकी खरीद है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्या प्रॉफिट ये देती रहेगी कंपनी, इसमें निवेशित रहें, ये ठीक होगा? अभिषेक मुझे लग रहा है डेफिनेटली इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कंपनी ब्रोमीन बनाती है। ब्रोमीन एक बहुत ही स्पेशलिटी केमिकल माना जाता है और बहुत कम कंपनियां यहाँ पे इंडिया में ये बनाती है। दूसरी जो इनकी कॉम्पिटिटर है वो न्यूजेन केमिकल्स है, और सबसे बड़ी बात ब्रोमीन एक एक्सप्लोसिव केमिकल है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत अप्रूवल्स लगते हैं। तो सप्लाई साइड में बहुत कम कंपनियां हैं, तो इसलिए आने वाले दिनों में हमको लग रहा है कि प्राइसेस काफी फर्म रहेंगे। और सबसे बड़ी बात इनका एक एक्सपेंशन भी आ रहा है जो पॉसिबली FY24 में अच्छी तरह से प्ले आउट होगा। तो यहाँ पे होल्ड करिए। मेरे ख्याल से 650-700 रुपए का टारगेट अगले 12-18 महीने में पॉसिबल है। तो आर्चिन में डेफिनेटली अच्छा और मुनाफा बनाने का स्कोप है।
स्कोप है, आप निवेशित रह सकते हैं। लेकिन अविनाश जी, केयर रेटिंग्स को लेकर आप क्या व्यू देंगे? 500 के भाव पर 120 शेयर इनके पास हैं। हमने देखा था कि ब्रिकवर्क वाले मामले में से भी थोड़ी सी सख्ती करती हुई नजर आई थी, थोड़ी सी आशंकाएं बढ़ी थी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनको लेकर। केयर रेटिंग, इसका लग रहा है कि भविष्य ठीक है और इसमें भी निवेशित रहें? देखिए, इन्होंने जिस प्राइस पे अभिषेक शेयर को खरीदा है काफी अट्रैक्टिव लेवल है, क्योंकि देखिए केयर रेटिंग में हमने देखा है कि अगर हम क्रिसिल और इकरा रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो उनके मुकाबले में परफॉर्मेंस थोड़ा सा ढीला है। बट सबसे बड़ी बात, केयर रेटिंग बहुत अच्छे डिविडेंड्स देती है, काफी कैश रिच है, करीबन 450-500 करोड़ की कैश बुक्स पे है, और ये बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। तो आने वाला साल 1.5 साल होपफुली अगर इकोनॉमी में अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं, मैक्रोस बदलते हैं, तो नॉर्मली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को फायदा तब होता है जब इकोनॉमी अपटर्न में आती है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में रेटिंग की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ती हैं, फिक्स्ड इनकम के लिए भी अपॉर्चुनिटीज आती है। तो यहाँ पे निवेश में मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। एटलीस्ट जो खराब टाइम था वो निकल गया है, और आने वाले सालों में होपफुली परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तो यहाँ से भी अच्छी खासी रेटिंग मिलेगी, तो होल्ड करने की राय रहेगी। केयर रेटिंग्स को भी होल्ड करने की राय रहेगी। लेकिन बाजार में आज जो थोड़ी निराशा पैदा कर रहे हैं जो दो शेयर, वो हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। Q3 की अपडेट जारी की बजाज फाइनेंस ने, उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में प्रेशर है। इस पर भी अविनाश जी से राय लेंगे, लेकिन पहले पूजा के पास चलेंगे क्योंकि पूजा इस सेक्टर को कवर करती हैं, बहुत बारीकी से समझती हैं। पूजा, समझते हैं कि जो नंबर्स जारी किए बजाज फाइनेंस ने, कहां पर उसको लेकर निराशा है, कौन सा वो नंबर है जिसको लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं कंपनी के भविष्य को लेकर, और ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या निकल के आ रहा है बजाज फाइनेंस को लेकर, ये भी जानेंगे। पूजा, बताइए। जी, बजाज फाइनेंस हमने देखा कि आज इंट्राडे में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और 200 डेली मूविंग एवरेज के भी नीचे फिसल चुका है ये स्टॉक। तो काफी ज्यादा गिरावट है दोनों ही ग्रुप शेयर में, बजाज फाइनेंस में भी और बजाज फिनसर्व में भी उसका इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं। अब क्यों टूटा बजाज फाइनेंस? यहाँ पर तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी किए कंपनी में, जिसमें कि तिमाही आधार पर जो AUM ग्रोथ दिखी वो 5.7% के पास थी, लेकिन AUM ग्रोथ जो थी वो 10 साल के निचले स्तर पर थी। अगर AUM में 10 साल का औसत अगर देखें तो करीब 9% की ग्रोथ हमेशा रही है, लेकिन इस बार देखिए करीब 5.7% की ग्रोथ है, जो कि काफी निचले स्तर पर थी। त्योहारी सीजन भी कहना था, मैनेजमेंट की तरफ से भी जो कमेंट्री आई थी उनका कहना था कि काफी कमजोर रहा है, इस बार इतना कुछ डिमांड दिखाई नहीं दिया। लोन ग्रोथ 7% से घटकर 6% हो चुकी है तिमाही दर तिमाही, और नए ग्राहकों में भी जो एडिशन हुए हैं उसकी भी ग्रोथ धीमी ही देखने को मिली। अगर वैल्यूएशन के लिहाज से भी बात करेंगे तो सबसे महंगी NBFC बजाज फाइनेंस बताई जा रही है। अब ये जो अपडेट जारी किए हैं उसके बाद ब्रोकरेज हाउस की भी जो रिपोर्ट आई वो भी नेगेटिव ही थी। बिकवाली की राय बरकरार रखी हुई है CLA से, और जो लक्ष्य है वो 6,000 प्रति शेयर का वो देख रहे हैं, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 100 अंक नीचे का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। और आज ही हम देख रहे हैं कि उन लेवल्स के आसपास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। और इनका ये भी कहना था कि त्योहारी सीजन के बावजूद लोन ग्रोथ काफी कमजोर नजर आई थी, जो कि एक बड़ा नेगेटिव था, और 5.7 की दर से AUM ग्रोथ काफी कम नजर आ रही है। तो ब्रोकरेज हाउस को भी पसंद नहीं आए अपडेट्स, और हम देख रहे हैं नंबर्स में भी कमजोरी देखने को मिली, और इसी का रिएक्शन आज प्राइस में भी देखा जा रहा है। बजाज फाइनेंस कहीं न कहीं ग्रोथ को लेकर कंसर्न है, और AUM जो ग्रोथ आई है इनकी वो आई है 10 साल में सबसे कम। ठीक है पूजा, इस पर जरा समझ लेते हैं अविनाश जी से कि अब करना क्या है। जिसके पास बजाज फाइनेंस है उनको क्या करना चाहिए, जिनके पास नहीं है, और आज अगर वो मौका सोच रहे हैं ये बड़ी गिरावट में, तो क्या मौका है या फिर धोखा है, ये भी जानेंगे। अविनाश जी, बजाज फाइनेंस AUM ग्रोथ की बात हो रही है कि 10 साल में सबसे कमाई है। अविनाश जी, दो चीज़ें हैं, एक तो जब बेस बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है कंपनी उसी बेस पर लगातार उसी परसेंटेज टर्म्स में ग्रो करे, शायद ये मुमकिन हो नहीं पाता है, जैसे कि मेरी समझ कहती है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि इस स्पेस में कंपटीशन बढ़ रहा है, वो एक चैलेंज जरूर कंपनी के लिए पोज कर रहा है। आप अभी कैसे देख रहे हैं बजाज फाइनेंस को? क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, थोड़ा ओवर रिएक्शन स्टॉक में आ जा रहा है और सही अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर अभी दूर रहें, थोड़ा सा स्टॉक को सेटल हो जाने दें? अभिषेक, आपने सही कहा कि देखिए जब कंपनी की एसेट बेस बढ़ती है तभी परसेंटेज जो नंबर होता है वो ऑब्वियसली कम मात्रा में बढ़ता है, और लोगों ने पिछले 10
साल में देखा है कि बजाज फाइनेंस का ग्रोथ मार्केट के ग्रोथ से काफ़ी सिग्निफिकेंट था, तभी बेस छोटा था। लेकिन अभी बेस बड़ा है तो ऑब्वियसली जो इंक्रीमेंटल एसेट एयूएम का जो ग्रोथ है वो कम आया है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी भी अगर कंज्यूमर फाइनेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस की मार्केट की बात करें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमको लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एसेट क्वालिटी को अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस ने लगातार अपनी एसेट क्वालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मेंटेन की है। फंडिंग की बात करें तो इन्होंने काफ़ी पैसा क्यूआईपी से पहले ही रेज़ किया था, तो इनको अभी फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। इनकी कैपिटल एडिक्वेसी लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से जो गिरावट अभी आई है वो एक रिएक्शन है कि एयूएम ग्रोथ थोड़ा सा कम आ गया है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ओवरऑल एब्सोल्यूट साइज ऑफ द लोन बुक भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ा है। कस्टमर बेस भी अगर हम देखें तो कस्टमर बेस भी अच्छी तरह से बढ़ा है। तो ओवरऑल जिनको लंबी अवधि के लिए कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम के लिए निवेश करना है, मेरे ख्याल से ये वीकनेस जो स्टॉक में अभी हम देख रहे हैं उसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज में ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। हालांकि जो हमने पिछले 5-10 साल में ग्रोथ देखा है वो शायद उतना ना आए, बट डेफिनेटली अगले 1.5-2 साल में ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। और मैनेजमेंट अच्छी है, क्वालिटी ऑफ एसेट्स अच्छे हैं, तो ये सब देखते हुए एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छा मौका बनता है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो निकल जाएंगे, बट लॉन्गर टर्म के लिए पैसा मैं समझता हूँ 6,000 के करीब भी अगर ये स्टॉक मिलता है तो अच्छी खासी कमाई अपनी 1.5-2 साल में मिलेगी। बिल्कुल। तो 2-3 क्वार्टर की दिक्कतें हैं, हो सकती हैं बजाज फाइनेंस के साथ। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को नुकसान होगा, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बने भी रह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं दिख रही है बजाज फाइनेंस के शेयर में। चलिए अब आगे बढ़े और हमारे साथ अगले दर्शक चेन्नई से जुड़े हैं, शशि जी नमस्कार। क्या सवाल है आपका, पूछिए। Good morning to you. See, my point is, I have got 60 Walk Pharma. Morning. It's on 479 rupees. Now it is reached, Okay. the rate is 230. So do I need to keep it or do you want me to take the decision? राइट, बिकॉज आपके खरीद भाव से तो ये काफ़ी नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। काफ़ी पहले की भी बाइंग लग रही है और स्टॉक में हम देख रहे हैं वॉकहार्ट फार्मा स्पेस में लगातार अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिली, काफ़ी बड़ा लगाड़ रहा है। अगर पिछले 1 साल का ही चार्ट इसको दिखा पाए अगर, तो करीब 40% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। क्लियरली फिर इनको भी इसका नुकसान हो रहा है। क्षितिज, वॉकहार्ट फार्मा क्या चार्ट्स पर और कमजोरी दिख रही है आपको, और टूट सकता है यहाँ से शेयर, निकल जाने की राय देंगे या फिर कुछ पुल बैक के लिए बने रह सकते हैं शेयर में? देखिए, काफी ज्यादा यहाँ पे पेन महसूस किया स्टॉक ने। ऊपरी स्तरों से स्टॉक काफी ज्यादा फिसल चुका है। इनफैक्ट इनके बाइंग प्राइस की बात करें तो सही पॉइंट आउट किया, लगभग स्टॉक आधा हो चुका है। यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी, देखिए जिस तरीके से फार्मा स्टॉक्स ओवरऑल परफॉर्म कर रहे हैं, वॉक फार्मा ने हमेशा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, गिरते वक्त हमेशा आउट परफॉर्म रहा है। जब भी फार्मा स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है, वॉक फार्मा में कंपैरेटिवली ज्यादा गिरावट होती है। फिलहाल देखिए टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो इतने खास पॉजिटिव फिलहाल अभी भी कुछ पॉजिटिव यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है। डाउनसाइड की बात करें तो एक सपोर्ट जरूर बिल्डअप किया है स्टॉक ने 220 के लगभग, बट मुझे लगता है एक बार स्टॉक 220 के नीचे फिसला तो फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 2 तरीके से सलाह दूंगा। एक तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि एवरेज आउट करने का तो बिल्कुल मत सोचिए स्टॉक के अंदर, बिकॉज टेक्निकली कुछ भी ऐसा पॉजिटिव फिलहाल निकल के नहीं आ रहा है। अपसाइड की बात करें तो अगर टेक्निकल बाउंस आपको 255-260 तक अगर स्टॉक देखने को मिलता है, वहां पे एक बार स्टॉक में एग्जिट ले लीजिए, या फिर डाउन साइड में 220 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। तो ओवरऑल नजरिया यहाँ पे नेगेटिव है, वॉक फार्मा के चार्ट काफी ज्यादा नेगेटिव है, तो सलाह ये रहेगी कि किसी भी बाउंस पे स्टॉक में से एग्जिट ही ले ले। ठीक है, वॉकहार्ट को लेकर ये व्यू क्षितिज का। आगे बढ़ेंगे, बीकानेर से राकेश शाह का सवाल लेंगे। इनका सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए और इनके पास है रेडिंगटन के 79 शेयर 190 रुपए के भाव पर, और आरईसी के भी शेयर हैं 260 शेयर हैं 112 रुपए के भाव पर। रेडिंगटन से शुरुआत करेंगे। अविनाश जी थोड़े से ऊपरी लेवल पर लिए हैं इन्होंने, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि ये शेयर 100 से लेकर 200 तक का सफर तय किया, और जो साल की जो क्लोजिंग हुई ऊपरी स्तर के आसपास ही हुई। 185 के भाव पर अभी ट्रेड कर रहा है। आगे भविष्य आपको इसका कैसा दिख रहा है और क्या करें इसमें? अभिषेक, देखिए रेडिंगटन एक ऐसी कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मानी जाती है और काफी प्रीमियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे कि एप्पल का आईफोन है,
सैमसंग, फिर उसके बाद काफ़ी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टैबलेट्स है, लैपटॉप्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खपत काफ़ी अच्छी तरह से इंडिया में बढ़ी है और इनका ऑपरेशन नॉट ओनली इंडिया बट और 9-10 ग्लोबल कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं ये। नंबर्स के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने इस साल दिखाया है। मेरे ख्याल से मार्च 22 के लिए ऑलमोस्ट 62,000 करोड़ का रेवेन्यू और 1300 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। तो ये मोमेंटम जारी रहेगा। मेरे ख्याल से अगर नजरिया साल भर का है तो ये 230-240 का एक टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करिए और 6 to 12 मंथ्स में करीबन 230-240 का टारगेट ही एक्सपेक्ट करते हैं, तो होल्ड करने की राय रहेगी। कहेंगे 230-240, यहाँ की एक साल में अगर शेयर 30% के आसपास चल जाए तो बढ़िया तेजी कहनी चाहिए। रेडिंगटन को आपको होल्ड करने की सलाह है। दूसरा शेयर इनके पास है आरईसी, 112 रुपए के भाव पर 122 का इसका भाव है। आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये तमाम शेयर अविनाश जी हाल फिलहाल हमने देखा थोड़े फ्लेवर में रहे हैं और तेजी भी दिखी है निचले स्तरों से। अगर हम आरईसी की बात करें तो अभी क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि ये ऐसे शेयर पोर्टफोलियो में 1-2 होने चाहिए, थोड़ा सेफ्टी नेट के लिहाज से बेहतर होता है? बिल्कुल, देखिए आरईसी की अगर हम बात करें तो 7-8% का डिविडेंड यील्ड अभी भी बन रहा है, प्लस कंपनी के पास जो बेसिकली कैश पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ी बात पावर फाइनेंसिंग का जो प्रोजेक्ट्स में जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी बड़ी है। अभी तो ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के भी प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं, तो इसमें भी डेफिनेटली ऐसी कंपनीज को काफ़ी बड़ा स्कोप है। सबसे बड़ी बात, इनका बुक वैल्यू करीबन 200 रुपया है और भाव करीबन 120, 130, 22-23 चल रहा है, तो उसका मतलब अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। हालांकि देखिए ये शेयर्स ग्रोथ शेयर्स माने नहीं जाते, लेकिन डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव है और आपको ऐसे 1-2 शेयर्स अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो डेफिनेटली डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा ग्रोथ पोटेंशियल इसमें आप डालें तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो करीबन 140-150 का एक नियर टर्म का टारगेट आरईसी में भी बन सकता है, तो मेरे ख्याल से इसमें भी बने रहे, यही राय रहेगी। बने रहने की राय आपको दी जा रही है आरईसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप पर सुबेंदु कुमार चौधरी जी का सवाल हमें आया है और इनका सवाल है एरिस एग्रो पर 100 शेयर्स इन्होंने 220 के लेवल्स पर लिए हुए हैं। इनकी खरीद के पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। 223 के पास आज हम देख रहे हैं स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 8% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन देखने को मिल रही है। हम देख रहे थे क्षितिज, इस स्टॉक को अभी एक आध हफ्ता पहले ही स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई भी बनाया। इनफैक्ट अपना ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक पहुंच चुका था और काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ इस स्टॉक में देखने को मिली। अगर पिछले 6 महीने में ही देखें तो करीब 90% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है। शानदार रनअप देखा इस शेयर ने, लेकिन इनका जो खरीद भाव है ये इन्होंने हाल फिलहाल की बाइंग लग रही है इनकी काफ़ी ऊपरी लेवल पर ले लिया है। अभी भी क्या स्टॉक में तेज़ी की उम्मीद आप कर रहे हैं इन स्तरों से या फिर थोड़ा नीचे आ सकता है? बने रहने की राय देंगे और स्टॉप लॉस भी इन्हें सुझाइए अगर होल्ड करना हो तो। अगर स्टॉक की बात करें तो पिछले ही हफ्ते स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। अपने लगभग 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक मोमेंटम कैच किया, अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने को मिले। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसला जरूर है, बट स्टिल आई बिलीव स्टॉक स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद ये मोमेंटम यहाँ पे मुझे लगता है कैरी करना चाहिए स्टॉक के अंदर। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 220 के लगभग। देखिए अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिए तो आपको मैं सलाह दूंगा 205 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर आपने मध्यम अवधि के हिसाब से लिया है तो थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करें। 190 के ऊपर जब तक स्टॉक होल्ड कर रहा है मुझे लगता है स्टॉक पे काफी पोटेंशियल है अपसाइड में मूव करने का। अपसाइड की बात करें तो 270 से 275 के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं आने वाले सेशंस में, तो स्टॉक के अंदर बने रहने की सलाह देगी। स्टॉप लॉस मैंने आपको सुझा दिए। ठीक है, एरीज एग्रो में बने रहने की सलाह है क्षितिज की। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है बजट से जुड़ी हुई और वो ये है कि बजट में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेने पर अतिरिक्त टैक्स में राहत आ सकती है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हमारे सहयोगी अनुराग शाह जो इस सेक्टर को बखूबी कवर भी करते हैं। अनुराग बताइए, निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत, खुशखबरी टैक्स पेयर के लिए, क्या है खबर आपके पास? आने वाले बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर फोकस में रहेगा और कई सारे नए जो ऐलान हैं इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हो सकते हैं। और हमें सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बजट के अंदर एक बड़ा ऐलान हो सकता है, वो एडिशनल इंसेंटिव देने का इंश्योरेंस प्रीमियम से जुड़ा सरकार ऐलान कर सकती है कि एक स्पेशल सेक्शन, एक स्पेशल डिडक्शन तमाम तरह के जो इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं और ये जो डिडक्शन होगा ये मौजूदा ATC जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर दिया जाता है और जो ATD हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिया
जाता है उसके अतिरिक्त होगा, क्योंकि सरकार का जो मकसद है, IRDA का जो मकसद है इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाना, तो उस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो इंसेंटिव देने की ज़रूरत है तो वो ये डेडिकेटेड इंश्योरेंस सेक्शन के जरिए किया जा सकता है। क्योंकि मौजूदा वक्त में जो 80C के अंतर्गत डिडक्शन दिया जाता है तो उसमें और भी कई सारी मद शामिल है, जिसमें PPF, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, ELSS म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए भी 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है। तो वहाँ पे लिमिट जो है वो बढ़ाने की मांग कई वर्षों से कंपनियों के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो डिडक्शन दिया जाता है उसकी जो नॉर्मल लिमिट है 25,000 की है। तो एडिशनल जो इसमें सरकार अगर एडिशनल लिमिट लेके आती है तो वहाँ पे लोगों के लिए एक इंसेंटिव होगा इंश्योरेंस के दायरे में आने का, और कंपनियों के लिए भी मौका होगा अपने ओवरऑल कारोबार को बढ़ाने का। अनुराग, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है बजट में। ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी अनुराग ने दी है कि इंसेंटिवाइज करने के लिए, इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने के लिए इसको टैक्स नेट में लाया जा सकता है और सेक्शन 80CCC और 80D के तहत थोड़ा सा टैक्स इंसेंटिव इनको दिया जा सकता है। अतिरिक्त टैक्स राहत इस पर संभव है। हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक्स वैसे भी फ्लेवर में हैं और 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद उभरने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस में या फिर जनरल इंश्योरेंस में। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रू आप देखिए ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी साइड हमने GIC RE और न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी बढ़िया तेजी देखी है। अविनाश जी, आपको लगता है कि सही मौका है इंश्योरेंस स्टॉक्स लेने का? हालांकि निचले स्तर से थोड़ी तेजी आ गई है, लेकिन लंबे समय तक ये दायरे में रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, ये अगर इंसेंटिव आने वाले बजट में अनाउंस होता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक बड़ा बूस्ट इंश्योरेंस सेक्टर के लिए मिलेगा। मुझे लग रहा है कि देखिए जो फ्रंटलाइन इंश्योरेंस कंपनीज है वो गिने चुने हैं और इसमें से हमको लग रहा है कि HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू, ये सारे विकल्प अगर कोई 1.5-2 साल के नजरिए से लेता है तो इसमें अच्छा खासा पैसा बनेगा। आपने सही कहा कि पिछले 2 साल ये कंपनीज के लिए बहुत खराब था क्योंकि कोविड के कारण काफी प्रोविजनिंग इनकी बैलेंस शीट्स में इनको करनी पड़ी। अभी नॉर्मल सी आई है। अभी जैन टू मार्च का क्वार्टर जो होता है वो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत बम्पर क्वार्टर माना जाता है, तो नंबर्स भी अच्छे आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी करेक्शन या इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है और अगले 4-5 साल के लिए जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी सिग्निफिकेंटली होगा। स्टॉक्स में मौके आपके लिए बन सकते हैं। चलिए, शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। अविनाश जी और क्षितिज, आपका बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मुंबई में आज राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। फरवरी में लखनऊ में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए कॉर्पोरेट दिग्गजों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री मुंबई मौजूद हैं और इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और अवसरों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। ये तस्वीरें आपके सामने।